टेक्निकल समस्या थी, इस वजह से क्लास आपकी डिले हो गई। क्लास तो टाइम पे ही शुरू हो गई थी, पर वो स्क्रीन नहीं दिख रही थी आपको। ठीक है, चलिए, तो मैं अब दिख रहा हूं। ठीक है, अरे रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ यार। ठीक है, आप दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक है? सब कुछ दिख रहा है? जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट बोलो। सब कुछ क्लियर है? चलो, तो स्टार्ट करें। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। जो आपकी प्रैक्टिस क्लास है वो परसों से शुरू हो जाएगी, 1 नवंबर से। ठीक है, और जल्दी से जो आपकी जो डीपीपीज हैं उनका भी मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, मैराथन सेशन जल्दी ही होंगे, ठीक है, दिवाली से पहले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। ओके, चलिए। हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है? कहाँ से हेलीकॉप्टर की आवाज आएगी यार? हैं? अंकित मौर्य जी कह रहे हैं सर कि इंग्लिश की बुक कब आएगी। बेटा ये सर से पूछ लिया करो ना, मेरे से क्यों पूछते हो? सर तो ज्यादा बेहतर बताएंगे ना आपको। ठीक है, सर की ही बुक है तो सर बेहतर बताएंगे ना। अब मेरे से क्यों पूछ रहे हो? पर आपको नहीं पढ़ाते तो समझ में आता कि चलो मेरे से आप बोल दो। चलिए, हेलीकॉप्टर तुम्हारा बंद हो गया। सम ऑफ कोफिशिएंट हम पढ़ते हैं क्या? सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, गुणांकों का योग। देखिए, सम ऑफ कोफिशिएंट और बेटा क्लास टाइम पर स्टार्ट यदि नहीं हुई है तो आप जाके टेक्निकल टीम से बात करिए, मैं टाइम पर ही आ जाता हूँ। हाँ, टेक्निकल टीम से बात करिए कि क्लास में डिले कभी क्यों हो जाता है। वैसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, डिले किसी टेक्निकल इशू की वजह से ही हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर, आप आगे बढ़ जाते हैं। सम ऑफ कोफिशिएंट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1+2x की पावर 9 का एक्सपेंशन किया। जैसे मैं कह रहा हूं 1+2x की पावर 9 का एक्सपेंशन किया, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा सब लोग जानते हैं। 9c0 2x की पावर 0 प्लस 9c1 2x की पावर 1 9c2 2x की पावर 2 और डॉट 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 9cn 2x की पावर 9c9 2x की पावर 9। ठीक है, तो ये बताइए 9c0 2x की पावर 0 9c1 2x की पावर 1 9c2 2x की पावर 2 9cn 2x की पावर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। आपसे पूछ रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो क्या मैं ये समझूं कि 1+2x की पावर n का एक्सपेंशन जो लिखा हुआ है उसमें क्या आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है? क्योंकि देखो पहले वाले में कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा।
दूसरे वाले में कोफिशिएंट क्या होगा, 9c1 2 की पावर 1 होगा। तीसरे वाले में कोफिशिएंट क्या होगा, 9c2 इंटू स्क्वायर होगा। और 9c9 2 की पावर 9 होगा। ठीक है, 9c9 2 की। क्या आप मतलब ये मैं कहूं कि यही सम ऑफ कोफिशिएंट है? क्या आप एग्री करते हो इस बात से? सम ऑफ कोफिशिएंट मतलब गुणांकों का योग जो पूछ रहा है, एक्चुअली में यही पूछ रहा है। गुणांकों का योग पूछ रहा है, मतलब एक्चुअली में यही पूछ रहा है। अरे भैया कमेंट पढ़ रहे हैं, प्लीज प्रभु लोगों, मेरे मेरे सारे प्रभु पढ़िए थोड़ा सा, चैट मत किया करो इतना, ठीक है। चलो, क्या आपसे यही पूछ रहा है या एग्री करते हो आप इस बात को? यही पूछ रहे हैं। तो यदि आप सोचो कि आपसे ये पूछ रहा है, तो ये जो 1 प्लस 2x की पावर n का एक्सपेंशन है कि प्रसार में आपको ये चीज यदि प्राप्त करनी है, तो वो कैसे मिलेगी? ये चीज सोच के बताइए, कैसे मिलेगी ये चीज? सोच के बताइए कैसे मिलेगी, जल्दी सोच के बताइए ये चीज कैसे मिलेगी। तो आपको ये समझ में आएगा कि x बराबर 1 रखने पर, जब इसमें हम x बराबर 1 रख देंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ये चीज मिल जाएगी। x बराबर 1 रखने पर कितना आ जाएगा, 3 की पावर n। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर n के बराबर आ जाएगी। सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x बराबर 1 डालने पर ये आ जाएगा 3 की पावर n। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना होगा, नोट में लिख लो, जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट्स गुणांकों का योग निकालना होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना होगा, ठीक है। आप x y z a b c एटसेट्रा सबको क्या रख दोगे, 1 के बराबर। आपके क्वेश्चन में x या फिर y या फिर z या फिर a या तो b या तो c, इस तरह की चीजें जब भी आती हैं तो आप क्या पुट कर दोगे, सबको 1 पुट कर दोगे बेटा। सबको क्या 1 पुट कर दोगे, 1। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलिए, क्या पुट कर दोगे? सबको 1 पुट कर दोगे। ठीक है? चलिए तो फिर आगे बढ़े हम। तो जैसे मान लो आपसे ये पूछा गया कि 1 प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब की पावर n के प्रसार में, के एक्सपेंशन में इसके प्रसार में आपको क्या चाहिए, सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए। तो कितना आ जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट, जल्दी बताओ। इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। कितना आ जाएगा? इसके प्रसार में एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट, सुनाई दे रहा है ना यार? बस तुम अभी पढ़ लो फिलहाल यार, तुम लोग बहुत नखरे करते हो।
सुनाई दे रहा है ना, तो फिर ज्यादा एक्सपेरिमेंट लता मंगेशकर जी नहीं ना हूं मैं, या कुमार सानू नहीं हूं मैं। नहीं हो रहा है, बस समझ में आ रहा है ना, तो पढ़ने पर फोकस करो। सुनाई दे रहा है ना, थोड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ने पर फोकस करो, तो जरूरी है। ठीक है, यहाँ सोनू निगम जैसी आवाज के बारे में मत सोचो, मान लो मेरी आवाज ही वैसी है आज के लिए। सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, आप क्या कर दोगे, x बराबर बेटा 1 पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे, x बराबर 1 पुट कर दोगे। x बराबर 1 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 + 3 - 1 की पावर n। कितना हो जाएगा, 3 की पावर n। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। सम ऑफ कोफिशिएंट इन a + b की पावर n इज, ठीक है, 4096। ठीक है, तो फाइंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, गुणांकों का योग a + b की पावर n के प्रसार में, चलो जल्दी करो इसे, 4096 है, तब उसका महत्तम द्विपद गुणांक है। महत्तम द्विपद गुणांक है। चलिए बताइए। अरे भैया, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, x बराबर y बराबर z बराबर 1 रख दो। इतनी सी बात अपने दिमाग में डाल लो। कहते हो समझ में नहीं आ रहा, इसमें भी यार, मतलब इतनी छोटी सी चीज भी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो आपको सम ऑफ कोफिशिएंट देखो, इसमें 4096 दिया गया है और आपसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा गया है। तो क्या है, दो चीजों को ना मिला दिया गया है, दो कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है। ठीक है, पहले तो आपको यदि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए तो आपको इस n की वैल्यू चाहिए, तो वो सब मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिए क्या होगा का सलूशन। देखिए, यदि आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है प्रभु लोग, ठीक है, तो a और b बराबर क्या डालोगे आप, 1 डालोगे। यही बताया था मैंने, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो a और b को क्या डालोगे, 1। पुट a बराबर b बराबर 1, तो 2 की पावर n बराबर 4096, और 4096 कुछ 2 की पावर 12 होता है, शायद 2 की पावर 12 होता है। n बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। n बराबर 12 आ गया तो एक्सपेंशन क्या हो गया, a + b की पावर 12। a + b की पावर कितना बन गया, 12 बन गया। अब a + b की पावर 12 हो गया, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 13 होंगे। यदि 13 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 13 + 1/2 मतलब 7th टर्म मिडिल टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, 7th टर्म मिडिल टर्म होगा। और 7th टर्म यदि हम निकालते हैं, ठीक है, तो 7th टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7th टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट 12c6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12c6 हो जाएगा इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अब सब मिडिल टर्म, क्योंकि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही तो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता के रखा हुआ है कि जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, शॉर्ट फॉर्म में जीबी, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, महत्तम द्विपद गुणांक। हाँ, 7th टर्म जो है हमारा मिडिल टर्म है, और इसी टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे बड़ा आएगा। 12c6 सॉल्व करोगे क्या, कोई सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, कोई 12c6 सॉल्व करे, 924। चलिए सही होगा, बात समझ में आ गई। तो देखो यहां पर आप ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी सीख गए और बाइनोमियल आप, ये भैया 4096 पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ये कौन है, गुलशन कौन है ये, मतलब यार कौन सी दुनिया से आए हो।
क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ कोफिशिएंट 4096 है, और किसी बाइनोमियल कोफिशिएंट में आपको सम ऑफ कोफिशिएंट द्विपद गुणांकों का योग के लिए मैंने बताया है ना कि ए और बी 1 आएगा, आपको 1 रखना है, तो वही तो 4096 है। कह रहा 4096 का पढ़ने का मन ना करता तो ऐसे ही होता, पढ़ लिया करो थोड़ा। एथ टर्म क्यों होगा, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वही सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। बस सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी, ठीक है। याद रखिएगा जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है तो जितने भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब नजर आएंगे, सबकी जगह बंद रख। आलोक कुमार जी कह रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आया, का नहीं समझ में आया बेटा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट ये पिछला लेक्चर में बता चुका हूं, मैं आशा करता हूं पिछला लेक्चर आपने पढ़ा होगा। तो 7वां टर्म निकालना है तो सी के नीचे 6 होगा। ये सब कुछ पहले से चलता आ रहा है जो मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ पहले से है, पहले के लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो पक्का है आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब देखिए, ग्रेटेस्ट सम ऑफ कोफिशिएंट अलग चीज है और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग चीज है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग चीज है। मैं आपसे यदि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलता हूं तब क्या करोगे आप, द्विपद गुणांकों का योग, ये दोनों चीजें अलग है। देखिए कोफिशिएंट में एनसीआर के अलावा भी टर्म्स आएंगे, पर बाइनोमियल कोफिशिएंट में केवल एनसीआर का टर्म आएगा। सम ऑफ द्विपद गुणांकों का योग, जैसे मैं पिछला ही क्वेश्चन लूं और मैं कहूं 1 + 2x की पावर 9 में आप क्या बताइए, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बताइए, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आपका कहनामा क्या होगा, जल्दी बताओ, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होगा, ध्यान रखिएगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। सर 4096 की जगह कोई और नंबर हो तो सर तो की पावर आए ही ना बेटा, क्वेश्चन बनाया गया होगा तो सोच के बनाया गया होगा ना, क्वेश्चन बनाया गया होगा तो उसका सोल्यूशन किया गया होगा, तब क्वेश्चंस को बनाया जाता है। जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना तो वो देखा जाता है कि क्या वो सॉल्व हो के उसका आंसर पॉसिबल है कि नहीं है। जब आंसर उसका पॉसिबल हो जाता है तब उसको बुक्स में आपको या फिर पेपर में उस क्वेश्चन को दिया जाता है, ऐसे थोड़ा दे दिया जाएगा इसका आंसर ही नहीं निकल पाए। ठीक है, आई होप समझ गए हो गया। अब देखिए सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपसे पूछा है। अब यहां पर आप गलती करोगे यदि आप सोचोगे कि x बराबर यहां पर भी 1 डालना है, ये गलत चीज है। x बराबर 1 यहां पर नहीं डालना है क्योंकि अब दोनों में अंतर है। एक बार इसका एक्सपेंशन फिर से करते हैं और आपको समझ में आएगा। 1 + 2x की पावर 9, ठीक है, 1 + 2x की पावर 9। फैन चल ही नहीं रहा बेटा, ये कुछ माइक में प्रॉब्लम है। ओके, तो अब इसका एक्सपेंशन करो ध्यान से। अब की बार पता क्या आपसे पूछ रहा है, अब की बार आपसे पूछ रहा है क्या, अब की बार आपसे 9C0 + 9C1 9C2 ... 9C9 की वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें और उसमें अंतर है। सर 12C6 कैसे निकालेंगे बेटा, ये सब तो बढ़ा चुके हैं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, प्लीज ये सब मत पूछा करो। 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 6 फैक्टोरियल। मैंने आपसे कहा था कि कुछ बेसिक चीजें आपको अपने खुद से भी मेहनत करने की कोशिश करिए प्लीज। बुक्स उठाइए 11th की, उसमें इस तरह की छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, उसको सीखने का प्रयास करिए प्लीज। यदि आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, हर चीज आपको टीचर सिखाएगा तो ऐसे गणित नहीं आती है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, समझ गए कि नहीं।
गणित कभी भी इस तरह से नहीं आएगी कि केवल टीचर एफर्ट कर रहा है और आप मजे कर रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें जब आपको प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बुक्स बनाई जाती है कि आप 11th क्लास की कोई बुक है, इसमें छोटी छोटी चीजें दी गई हैं, ठीक है। हर चीज मैं ही आपको बताऊंगा तो आप फिर आप किसी चीज को सीख नहीं सकते हो जब तक आप खुद नहीं सीख करोगे चीजों को। तो इतनी चीज छोटी छोटी चीजें आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं है तो आप सीखने का प्रयास करिए। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हमने पैसा दिया है क्यों नहीं सिखाओगे, तो ये फिर वो बदतमीज लोग हैं, ठीक है, जो सीखने की बजाय दूसरे को ज्ञान देते हैं। तो ऐसा मत किया करो बेटा, इस तरह से बाकी आप सॉल्व कर लोगे। वो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपसे ये पूछ रहा है और पीछे वाले में कुछ और पूछ रहा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आप इस क्वांटिटी को भी 1 रखोगे, इस पूरे को भी 1 रखोगे, इसको भी 1 करोगे, इसको भी 1 करोगे, तभी आपका ये आएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्योंकि मुझे 2x 2 नहीं चाहिए, तो मैं इस पूरे 2x को ही 1 रखूंगा, तो 2 की पावर 9 आंसर आएगा। क्या जाएगा, 2 की पावर 9 आंसर आ जाएगा। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, मतलब मुझे ये चाहिए था 9c0 9c1 9c2 9cn। अब सोचिए ये वैल्यू कैसे मिलेगी। ये वैल्यू तभी मिलेगी जब आप 2x को 1 डाल दोगे, इस 2x को 1 डाल दोगे, इस 2x को 1 डाल दोगे, इस 2x को 1 डाल दोगे, तो जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। बताइए समझ में आ गया कि नहीं, फटाक से बताओ, बताइए समझ में आ गया कि नहीं कि 2 की पावर 9 कैसे हुआ। आप सोचिए, थोड़ा एक्सपेंशन को देखिए, इस एक्सपेंशन को देखिए बेटा, और जो पूछा है उसको देखिए, तो फिर आपको यह समझ में आएगा कि आप 2x को 1 पुट कर दोगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, कितने इसमें ऐसे लोग हैं जो प्रीवियस सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़कर नहीं आए हैं? कितने लोग हैं, थोड़ा बताना, फटाफट बताओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास में प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से पढ़कर नहीं आए हैं, उन्होंने डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी है? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होंगे, और खुद से उन्होंने 11th की जो भी उनके पास बुक होगी उनको तनिक भी खुद से लगाने का प्रयास नहीं किया, इस चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ सीखने का प्रयास नहीं किया है। कितने लोग ऐसे हैं इसमें? मैराथन क्लासेस होगी बेटा, फिर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। 4-4 5-5 घंटे की क्लास भी होगी, उसमें मैं चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा। बेटा मेहनत करो, मैं कितनी बार बताता हूं कि आप हर चीज टीचर पर मत छोड़ा करो। आपको कभी भी मैथ्स नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप यदि नहीं समझोगे इस बात को तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो मैं बात बता रहा हूं ना, वो आपको फॉलो करना है। जब तक आप खुद से मेहनत करने की कोशिश नहीं करोगे ना, आपको क्लास में कभी समझ में नहीं आएगा। खुद से बुक्स उठाना, खुद से उसमें एग्जाम्पल्स देखना, ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में सिलेक्शन चाहते हो। नहीं तो फॉर्म भरने को तो मैं कल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का फॉर्म भर दूं, लेकिन क्या मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं? क्या उसके लिए मैं घर पर मेहनत कर रहा हूं? तो फिर क्या फायदा इस फॉर्म भरने का? ये जरूरी है। चलिए, थ्री की पावर 9 नहीं होगा। मैं कितनी बार आपसे बताऊं कि मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, ये इस पर फोकस करिए। मैं आपसे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछ रहा हूं। वहां पर पीछे वाले में ध्यान से देखोगे आप, तो आपसे क्या पूछा जा रहा था पीछे वाले में? इस वाले में देखो, ये 2 भी इन्वॉल्व है, ये सम ऑफ कोफिशिएंट है, क्योंकि ये जो 2 है 2 की पावर 1, वो भी कोफिशिएंट में आएगा, 2 स्क्वायर भी कोफिशिएंट में आएगा। लेकिन जो अगली बार मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से देखा करो, उसमें कोई भी ये 2 का टर्म नहीं है। तो आपसे केवल जो ये टर्म्स, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 10वां टर्म जो भी मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं,
जो द्विपद गुणांक है उनका सम पूछने की बात कर रहा हूं मैं, और पीछे वाले में सम ऑफ कोफिशिएंट की बात कर रहा था, जहां पर कोई नंबर भी आ रहा था, बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा नंबर्स भी आ रहे थे। उस केस में जब सम ऑफ कोफिशिएंट बोलेगा तो केवल एक्स वाई जेड को 1 डालोगे आप। लेकिन यहां पर आपको इसका एक्सपेंशन के बाद यह देखना है भाई किसको किसको 1 डालना पड़ेगा, कि किसको क्या डालना पड़ेगा कि मुझे ये मिले। तो साफ साफ दिख रहा था कि मुझे 2x को 1 पुट करना होगा यहां पर। इस बात को समझिए, ठीक है। चलिए, तो सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, मैं आशा करता हूं आपको क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। बताइए, क्लियर है ना ये चीज? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और देखते हैं। नोट लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ आरथ टर्म, r प्लस 1th टर्म एंड r प्लस 2th टर्म in the expansion of 1 प्लस एक्स की पावर n r in AP। यदि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में आरवां पद r प्लस 1वां पद और r प्लस 2वां पद के गुणांक AP में है, ठीक है, तब, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ r टर्म, r प्लस 1 टर्म, r प्लस 2 टर्म के गुणांक AP में है, तब n माइनस 2r का होल स्क्वायर बराबर n प्लस 2। ये एक रिजल्ट है, इसे आप शॉर्टकट बोलिए, आपकी इच्छा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं एक रिजल्ट के तौर पर इसे बोल रहा हूं। ये एक रिजल्ट है, उसको आपको याद रखना है। इसी को दूसरे फॉर्म में जो याद रखते हैं वो अब आप सोचिएगा कि आपको किस तरह से आसान है याद रखना। आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हो कि आप ऊपर वाला आसानी से याद कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मुझे लगता है ऊपर वाला फिर ज्यादा आसान है। या तो आप ये या तो ये बातें किए, इसी को एक्सपेंड, इसी को जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, अब एक देखो आगे कह रहा है एपी क्या है, हे हिमालय पर जाना पड़ेगा मुझे। यही प्रॉब्लम है मैथ्स की। आपको अब कोई और सब्जेक्ट पढ़ते ना तो कोई जरूरत नहीं होती, आज आया टीचर बता के चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, अब पिछली चीजों का इस्तेमाल होगा, अब एपी का इस्तेमाल होगा। अब उसे एपी नहीं पता। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होता है, और ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है? बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो अब या तो आप ये याद करिए या तो ये याद करिए। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन सा आपको आसान लग रहा है, ठीक है। तो इसको याद रहेगा ये चीज, ठीक है। पहला वाला आसान है कि दूसरा वाला आसान है, जल्दी बताओ। कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्या इस पर भी? बताइए, याद रहेगा लंबे समय तक?
पर क्वेश्चन चलो याद करता हूं मैं। कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n आर इन AP, देन आपको n बताना है। चलो मैं कर लेता हूं इस तरह का क्वेश्चन, बना दिया मैंने, देखता हूं सही है कि नहीं है। मेरी तबीयत मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि सही है। अब 1-2 दिन में मुझे लगता है कि देखो तबीयत सही तब मानी जाएगी जब जो हल्का सा जो फीवर चढ़ता है वो सही हो जाए। जब ऐसा होगा कि 2-3 दिन तक कांस्टेंट आपको एक बार भी फीवर नहीं चढ़ेगा, इसका मतलब है कि अब आप लगभग सही हो। कैसे कैसे हुआ है ये नहीं जानना है। जब कोई रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर वो डेरिवेशन से आता है, और इस रिजल्ट को हम याद कर लेंगे, डेरिवेशंस नहीं करेंगे, ठीक है। और डेरिवेशंस आपको करना है तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता दूंगा, अभी आप कर लीजिएगा, वहीं से वो निकल कर आया है, ठीक है। डेरिवेशन से निकल के आया है बेटा, पर डेरिवेशंस काम हम नहीं करेंगे, डेरिवेशन वाला काम। अभी इस रिजल्ट को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या कहता है। कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n आर इन AP। पांचवा, छठा और सातवां टर्म 1 + x की पावर n के प्रसार में AP में है, तो आपको क्या बताना है, n का मान बताना है। मुझे कोई ये बताएगा कि यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को पीछे वाले से तुलना करूं, सॉरी इस क्वेश्चन को पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट बताया उससे तुलना करूं, तो r का मान आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ये बताइए। r का मान आपके अनुसार क्या होना चाहिए, r का मान, r का मान आपके अनुसार क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। r का मान आपके अनुसार क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार हम जो फॉर्मूले में r रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, n - 2r का होल स्क्वायर बराबर n + 2, ये आपका पास फॉर्मूला है। तो r का मान क्या होगा, तो सब लोग बता पा रहे हैं r का मान 5 होगा, क्योंकि फॉर्मूले में r होता है, r + 1 होता है और r + 2 होता है, तो r की वैल्यू ऑब्वियसली 5 होगी, ठीक है। तो n - 5 दूना 10 का स्क्वायर बराबर n + 2, n स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20n माइनस n - 2 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 बराबर 0, n बराबर यहाँ n स्क्वायर माइनस का 14n माइनस 7n प्लस 98 बराबर 0, n बराबर 14 हो गया और n बराबर कितना हो गया 7। तो दो वैल्यू आएगी 7 और 14। अब इसको यदि आप ये रिजल्ट नहीं पता है तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये बाय रिजल्ट, ठीक है, बाय रिजल्ट आपके पास ये मौजूद है, और बाय मेथड हम यहां पर आएंगे। बाय मेथड यहां पर आएंगे, ठीक है। बाय मेथड 1 तारीख से आपकी क्लास फिजिक्स की भी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, मैथ की भी शुरू हो जाएगी, और ज्योग्राफी की इन सब की भी शायद शुरू हो जाएगी, ठीक है, और भी इंग्लिश की भी हो सकती है। तो चलिए बाय मेथड क्या करेंगे, देखो उसने बोला है कि जो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बराबर है। फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, NC4, फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट NC4 होगा क्या, और सिक्स्थ टर्म का NC5 होगा, और सेवन टर्म का NC6 होगा, यही AP में दिया गया है। भाई 1 + x की पावर n का एक बार प्रसार करिए तो आपको यह पता चलेगा कि जो पांचवा टर्म है उसमें आपको NC4 देखने को मिलेगा, NC4 देखने को मिलेगा, छठे टर्म में NC5 देखने को मिलेगा, और सातवें टर्म में NC6 देखने को मिलेगा, ठीक है। ललित अरिवार जी, बेटा इसकी हिंदी मैंने पीछे लिख दी थी, और प्लीज आप थोड़ा इंग्लिश को सुधारने का प्रयास करिए, मैं गुजारिश है मेरी, शुद्ध हिंदी से आपका काम नहीं चलने वाला है,
एकदम शुद्ध हिंदी से आपको काम नहीं चलेगा, मैं सब कुछ बता चुका हूं पूछे, पर एकदम शुद्ध हिंदी वाला जो सोच है ना उसको बदलने का प्रयास करिए, ठीक है। ये भाषा अलग चीज है, हम एग्जाम देने देखिए, आप हिंदी बोलिए वो अलग बात है, घर पर बोलिए, गांव में बोलिए, शहर में जाके बोलिए, वो भाषा अलग है कि चलो हमारी भाषा हम मानते हैं तो बोलिए, लेकिन यदि हमारी जहां पर हम एग्जाम देने जा रहे हैं वहां की रिक्वायरमेंट है तो फिर हम वहां पर हम स्वाभिमान नहीं दिखा सकते, वहां जाके हम ये ज्ञान नहीं दे सकते कि यार हिंदी को बढ़ावा करिए, ये करिए, वो करिए, ये आप वहां जाके नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये एपी में दिया गया है तो क्या हो जाएगा, बीच वाले का डबल, बीच वाले का क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, और इन दोनों का सम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भाई 3 टर्म एपी में होते हैं तो हम यही तो करते हैं बेटा, ठीक है, 3 टर्म एपी में होंगे तो यही तो करते हैं। एक कह रहा है 20n कैसे आया, मतलब तुम अब ये चाहते हो मैं ये बताऊं कि ये 20n कैसे आया, प्रभु हे राम क्या देखना पड़ रहा, कह रहा है ये 20n कैसे आया ये बताओ। हाँ मतलब यार अब तुम्हें ना नर्सरी क्लास में लेके जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, यही होगा एपी में, ठीक। अरे मुझे खुद ही अंग्रेजी नहीं आती, मैं तो सस्ती सस्ती अंग्रेजी लिखता हूं। NC6/NC5, सर ये क्यों किया आपने, NC5 से डिवाइड क्यों किया है, कुछ एक मतलब है अपना, सोच के बताएगा कोई कि क्या मतलब है, कुछ ऐसा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने NC5 से डिवाइड किया है। तो इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है, NCR/NCR-1 n-r+1/r, ये फॉर्मूला है बेटा, इसी का इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये हो जाएगा, इसे लिख दोगे ना 1/NC5/NC4, और ये कितना हो जाएगा n-6 + 1/6, r क्या है आपका 6 है, और ये हो जाएगा 5/n-5 + 1 + n-5/6। यहां से आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपको 4 और 7 और 14 मिल जाएगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब ये मत करिएगा इसके बाद सॉल्व करने नहीं आता, आप सॉल्व करिएगा मिल जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे, हमारे पास रिजल्ट है तो हम क्यों ये करने जाएंगे, पर पता होना चाहिए, चीजें पता होना चाहिए, ठीक है, भले हम करें चाहे मत करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, कुछ रिजल्ट के तौर पर आपको याद रखना है, और कि कभी आपसे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा 1 x प्लस अल्फा 2 x प्लस अल्फा 3 ... x प्लस अल्फा n, ध्यान से देखिएगा, x प्लस अल्फा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा 3 ... x प्लस अल्फा n में यदि हमसे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 पूछ रहा है, मतलब x की पावर n-1 का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस ... अल्फा n। एक रिजल्ट तो आप ये याद रखिएगा, दूसरा रिजल्ट सिमिलर है, इसी के सिमिलर है कि यदि आपसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन x प्लस x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 ... x माइनस अल्फा n, तो वो हो जाएगा माइनस का अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस ... अल्फा n। अब मुझे कोई ये बताएगा कि इसमें नंबर, मतलब मैं कहूं कि इसमें कितने टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, इसमें कितने टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, कौन बताएगा मुझे, इसमें कितने टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हैं बेटा, दिस 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 दिस, कितने टर्म्स आपस में, कितने पद आपस में मल्टीप्लाई में है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस, इसमें कितने पद आपस में मल्टीप्लाई में है, जल्दी बताइए मुझे। n टर्म्स मल्टीप्लाई, n+1 नहीं, n टर्म है यार, n+1 कैसे हो गया, अरे यार 1 2 3, देखो अल्फा 1 है, अल्फा 2 अल्फा 3 है, लास्ट में अल्फा n है, तो n टर्म्स मल्टीप्लाई में है ना आपस में, और कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, x की पावर n-1।
अब आप खुद बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को यहां इस एग्जांपल में अप्लाई करके कि मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन x की पावर 49 इन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 और डॉट डॉट x प्लस 50। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आंसर कितना हो जाएगा। फटाफट बताओ सब लोग, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, एकदम संकोच मत करिए। बताइए। अरे भैया थोड़ा से यदि आप लगाओ और समझो तो पता चलेगा कि मुझे इसका आंसर इन सबको जोड़कर आएगा। अब ये मत कहना कि ये नहीं आता है मुझे, ये क्या होता है सम, ये होता है 50 इंटू 50 प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2। सब कुछ पहले पढ़ चुके हो आप, ठीक है। 50 इंटू 25 इंटू 51 नहीं 25 इंटू 25 इंटू 51, बारह 75, ठीक है। अच्छा सिमिलरली यदि x-1 होता, x-2 होता, x-3 होता और x-50 होता तो माइनस का आता, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 इन x-1 x-2 x-3 डॉट 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 x-100। जल्दी बताइए कितना आएगा। चलो जल्दी बताओ, फटाफट बताइए कितना आंसर आएगा। कितना आ जाएगा ये आंसर आएगा -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100। यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये -100 इंटू 101/2, तो -50 आएगा शायद, -50 आएगा। देखो एक बार, -50 49 क्या यार, 49 आएगा। 50 में 51 नहीं, 49 तो आएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि 50 में 101 का इंटू करोगे तो 49 कैसे आएगा। चलिए नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स निकालना। परिमेय पदों की संख्या। अभी तक ये क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे नहीं आएगा, क्योंकि हर बार कुछ नई चीजें जरूर आती हैं। इसको आप पढ़ लीजिए। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था पर इस बार नहीं आया था, तो अब ये तो कहना मुश्किल है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना है, ठीक है। नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालना है।
तो देखिए कैसे हम नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालेंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 5 की पावर 1/8 प्लस 2 की पावर 1/6 की पावर 100। देखिए जब इसका एक्सपेंशन करोगे आप, ठीक है, जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो सारे टर्म रेशनल टर्म मतलब समझ रहे हो, क्योंकि देखो ये 5 की पावर 1/8 ये रेशनल टर्म तो है नहीं, क्योंकि 5 की पावर 1/8 लिखा हुआ है। जैसे देखो पहला टर्म लिखेंगे तो 100C0, 5 की पावर 1/8 की पावर 100, 2 की पावर 1/6 की पावर 0। क्या ये रेशनल टर्म है? जल्दी बताओ मुझे, क्या ये रेशनल टर्म है बेटा? क्या ये रेशनल टर्म है? जल्दी बताइए मुझे, क्या आपको लग रहा है कि ये रेशनल टर्म है? बोलिए, क्या ये पहला वाला टर्म रेशनल टर्म है? परिमेय पद है क्या? परिमेय पद मतलब कहीं पर भी अंडरवुड नहीं रहेगा, मतलब अंडरवुड इन सेंस की किसी की पावर फ्रैक्शन क्वांटिटी नहीं बचनी चाहिए। तो क्या ये पहला टर्म आपको रेशनल टर्म नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है ना भाई। तो इसी तरीके से इसमें तो आपके कितने टर्म होंगे? 101 टर्म होंगे। इसमें कितने होंगे? 101 टर्म होंगे, 101 पद होंगे। तो जो 101 पद हैं उसमें कुछ तो होंगे जो रेशनल होंगे, कुछ तो होंगे यार जो रेशनल होंगे, वो वाले बताने हैं आपको। जो रेशनल होंगे वो वाले आपको बताने हैं, जो पद क्या होंगे रेशनल होंगे इसके अंदर। तो इसको आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप एक्सपेंड करके, भाई 101 टर्म है, अब 101 टर्म को एक्सपेंड करके हम देखने तो जाएंगे नहीं। तो इसका तरीका क्या है ये हमें सीखना है कि रेशनल टर्म्स निकालने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो वो तरीका सीख लेते हैं एक बार। तो देखिए हम इसके लिए हम निकालेंगे जनरल टर्म। इसके लिए हम क्या निकालेंगे? जनरल टर्म निकालेंगे। TR+1 क्या निकालेंगे? जनरल टर्म। तो TR+1 कैसे मिलेगा ये बताइए? 100CR 5 की पावर 1/8 100 माइनस R 2 की पावर 1/6 की पावर R। क्या जनरल टर्म मैंने सही लिखा हुआ है? देखो जनरल टर्म लिखना है तो कभी टेंशन लेनी नहीं, TR+1 टर्म लिखना है तो C के नीचे R लगाइए, ऊपर 100 लिख लीजिए। पहले वाले की पावर 100 माइनस R और दूसरे वाले की पावर नीचे वाला लिख लिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको, 5 की पावर 100 माइनस R/8 और 2 की पावर R/6। अब ये बताओ कि ये जनरल टर्म ही है, मतलब इसमें R की वैल्यू यदि हम 0 1 2 3 4 डालेंगे तो हमें इसके एक्सपेंशन के सारे टर्म मिल जाएंगे। भाई R बराबर यदि 0 डालेंगे, R बराबर 0 डालेंगे तो इसका पहला टर्म मिल जाएगा, R बराबर 1 डालेंगे दूसरा टर्म, ऐसे ही आपके 100 टर्म 101 टर्म मिल जाएंगे। लेकिन मुझे वो पता करना है जो रेशनल टर्म है। अब ये बताइए कि यदि रेशनल होगा इसका मतलब है कि 5 की पावर भी रेशनल आएगी और R/6 भी रेशनल आएगा। क्या आप एग्री करते हो कि मुझे ऐसा R चाहिए जिसके लिए ये भी क्या आ जाए? रेशनल नहीं, ये एक इंटीजर आ जाए, सॉरी मतलब रेशनल तो वैसे भी है, ये एक इंटीजर आ जाए और R/6 भी क्या आ जाए? इंटीजर क्वांटिटी आ जाए। उस केस में ये रेशनल हो जाएंगे, दोनों इंटीजर आ जाए। तो इंटीजर से बेहतर है मैं ये बोलूंगा कि हाँ इंटीजर आ जाए, मतलब कहने का मतलब, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए मुझे, हाँ मतलब इंटीजर की केस में तो पहले आपको छोटा वाला पकड़ना है। सबसे आसान कौन सा पकड़ोगे आप? ये वाला। कहोगे कि R बराबर हम 0 डालेंगे, किसी एक को पकड़िए पहले और ये चेक करिए कि ये कब 2 की पावर इंटीजर बन जा रहा है। तो R बराबर 0 और 6 के मल्टीपल में आप कुछ भी लोगे ये आपका डिवाइड हो जाएगा और 2 की पावर कोई फ्रैक्शन क्वांटिटी नहीं बचेगी। तो आप 0 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, ऐसे ही लास्ट में 6 की टेबल में 96 आएगा, 96 भी ले सकते हो। मतलब यदि आपने R की वैल्यू 0 ली, 6 ली, 12 ली, 18 ली, 24 ली, तो कम से कम ये 2 की पावर कोई दिक्कत नहीं करेगा। उसके अलावा आप कुछ भी लोगे, जैसे R बराबर 3 ले लिया तो देखो 3/6 1/2 हो जाएगा,
और 2 की पावर 1/2 ये तो बेकार हो गया, फिर इरेशनल टर्म आ गया। ठीक, लेकिन क्या ये सारी वैल्यू आर की यदि हम इसमें डालेंगे तो क्या रेशनल मिलेगा? नहीं भैया, मुझे ये भी तो आपका इंटीजर चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें से क्या क्या होगा। तो r बराबर 0 रखने पर हमारा नहीं मिलेगा, r बराबर 0 पर नहीं आने वाला, क्योंकि r बराबर 0 डालेंगे तो 100/8 आ जाएगा और ये इरेशनल आ जाएगा। 6 डालिए, 6 डालेंगे तो ये कितना आएगा जल्दी बताओ। 6 डालने पर 94, 94 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अब आपको यही चेक करना है कि कौन कौन से डिवाइड होंगे, बताइए। चेक करिए, 12 होगा, चेक करिएगा आपने। और या फिर कोई और दिमाग लगाइए आप कि इनमें से मुझे वो के वैल्यू कैसे मिलेगी जो ये डिवाइड करती हो। तो देखिएगा वो 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए। कितने मिल रही हैं? 12। चौबीस का मल्टीपल, हाँ गुड्डू जी ने कुछ दिमाग लगाया है। बारह नहीं मिलेगी यार, 12 डालोगे तो ये 80, 12, हाँ 12 मिल जाएगी क्या? 88, 12 मिल जाएगा 12 की मल्टीपल में। देखो 12 डालोगे तो 100 में से 12 करोगे तो 88 आएगा ना, वो तो 8 से हो जाता है, तो एक तो 12 हो जाएगा और 18 होगा क्या? 12 इज नॉट पॉसिबल। क्यों 12 पॉसिबल नहीं है? 12 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है बताइए। अरे आर की वैल्यू 12 डाल रहे हैं दादा, आर की वैल्यू यदि 12 डालते हो तो 100 माइनस 12 कितना आएगा? 88 आएगा ना। 88 तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 की पावर, ये भी फ्रैक्शन नहीं इंटीजर हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। उसके बाद आता है 18, 18 डालोगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चेक करना है 100 माइनस 18 कितना है? 82 आएगा। 82 8 से डिवाइड नहीं होता। 24 करोगे, 24 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 76, 76 8 से डिवाइड होता है। अट्ठाईस कैसे नहीं आएगा? 28 कहां से आ गया बीच में यार? 28 तो है नहीं 6 के मल्टीपल में यार। चेक करके जल्दी बताओ कितने मिलेंगे। अरे यार तुम चेक कर लो भैया। आर बराबर 0, आर बराबर 6, आर बराबर 12, आर बराबर, कितना टाइम लगेगा चेक करने में कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? घटाते जाओ, चेक करते जाओ। 24, 30, कितना हो जाएगा ये? 36, इसी तरह चेक कर लो। 4 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, मैं आपको बता दूं 4 ऐसी वैल्यू मिलेगी। अब आप कहोगे ना कि सर अब ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होगा। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, बनाने वाले को ये देखना है कि क्या ये बहुत बड़ा है, क्या हमें इसे एग्जाम में देना चाहिए, ठीक है, क्या हमें एग्जाम में देना चाहिए, वो बनाने वाले के ऊपर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने तो बस क्वेश्चन समझाया। अब हो सकता हो ये बड़ा हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जो बहुत छोटे में लग जाए, मतलब इतनी सारी वैल्यू चेक ना करनी पड़े आपको। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं मार्केट में, ठीक है। चलिए चेक करिएगा रेशनल टर्म बेटा, जिसमें यार रेशनल टर्म नहीं, 5 की पावर यदि 1/8 आ गया ये रेशनल है नहीं है ना, लेकिन 5 की पावर 2 आ गया ये तो रेशनल है ना। 2 की पावर 1/3 आ गया ये रेशनल टर्म है नहीं है ना।
लेकिन 2 की पावर 2 आ जाएगा तो ये तो रेशनल बन जाएगा। तो आपको ऐसा आर चाहिए जिसके लिए ये भी एक इंटीजर बन जाए और ये भी इंटीजर बन जाए, और इन्हीं वैल्यूज पर आपको चेक करना है वो। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। ओके, इन्हीं वैल्यूज पर आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी वैल्यू के लिए, यदि ये तो इंटीजर हो ही चुका है, ये भी इंटीजर हो रहा है, उन वैल्यू को आप चेक कर लीजिएगा कि 4 आएगा इसका आंसर। चलिए, एक हो सकता हो ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ये छोटे में लग जाए आपका। ठीक है, चलिए एक इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को। प्लस हो सकता हो ये छोटे में लग जाए। इसमें भी फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म, फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म बताना है। परिमेय पदों की संख्या जिसमें फ्रैक्शन क्वांटिटी ना आ रही हो। चलिए, तो अब इसको भी कैसे करेंगे, इसका भी जनरल टर्म निकालेंगे हम। तो टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20 सी आर 4 की पावर 1/3 की पावर 20 माइनस आर, क्योंकि ये 4 की पावर 1/3 है, 20 माइनस आर हो जाएगा। और ये 6 की पावर 1/4 है, और इसकी पावर क्या कर देंगे, आर। तो 20 सी आर हो गया 4 की पावर 20 माइनस आर बाई 3, ठीक है, और अपॉन 6 की पावर आर बाई 4। 6 की पावर क्या हो जाएगा, आर बाई 4 हो जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है, रेशनल टर्म के लिए आपको यह चेक करना है कि यह भी आपका क्या हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, इंटीजर आ जाए, और ये भी इंटीजर हो जाए। तो ये छोटा नंबर है, ये जल्दी लग जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जल्दी लग जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, r/4 को यदि आपको इंटीजर बनाना है तो r की वैल्यू, इसको यदि इंटीजर बनाना है तो r की वैल्यू आपको 0 डालनी होगी। r वैल्यू 0 डालोगे तब भी देखो ये बन जाएगा। 4 डाल सकते हो, 8 डाल सकते हो, 12 डाल सकते हो, 16 डाल सकते हो और 20 डाल सकते हो। r की वैल्यू यदि आप 0, 4, 8, 12, 16, 20 डालोगे तो देखो 6 की पावर कोई ना कोई एक इंटीजर मिलेगा। सर 20 तक ही क्यों गए, क्योंकि बेटा r की वैल्यू यहां 20 से ज्यादा नहीं हो सकती ना, r की वैल्यू 20 से ज्यादा थोड़ा ना होगी। तो यहां कितना r की वैल्यू कितनी है, 0, 4, 8, 12, 8, 16, 20। ये आप r की वैल्यू डालोगे तो कम से कम ये जो 6 की पावर वाला टर्म है वो क्या बन जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि क्या r की इन वैल्यूज के लिए ये वाला भी एक इंटीजर दे रहा है क्या, तो वो आपका होगा। तो इसमें से देखते हैं कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है। r बराबर 8, r बराबर 12, r बराबर 16, r बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो r बराबर यदि 0 डालोगे, देखो r बराबर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि r बराबर 0 के लिए 20/3 हो जाएगा, और 4 की पावर 20/3 बेकार हो गया। r बराबर 4 डालोगे तो ये 16/3 हो जाएगा, ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। r बराबर 8 डालोगे तो ऊपर 12 बन जाएगा, 12/3 4 आ जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल है। r बराबर 12 डालोगे तो 8/3 आएगा, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। r बराबर 16 डालोगे तो 4/3 आएगा, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। r बराबर 20 डाल दोगे तो 20 माइनस 20/3, ये आपका एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो दो मिला ना आपको, 8 और 20, मतलब r की वैल्यू यदि 8 डाल दोगे इसमें और 8 की वैल्यू 20 डाल दोगे तो ये जो टर्म मिलेगा, क्योंकि ये तो जनरल टर्म है ना, तो यही तो पता करना है कि r क्या क्या डालेंगे तो ये रेशनल मिल जाएगा। तो आपको ऐसा r डालना है जिसके लिए ये भी रेशनल हो जाए, ये भी रेशनल हो जाए। तो दो ही वैल्यू है, एक 8 और एक 20, तो दो ही टर्म मिलेंगे रेशनल। वो टर्म पता करना हो तो r बराबर 8 रख दीजिए, यहां r बराबर 8 रख दीजिए, r बराबर 20 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पता करना है। चलिए, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आगे और क्वेश्चंस हम करेंगे, और आपको डीपीपी में भी क्वेश्चंस मिलेगा तो उसमें भी लगाइएगा, तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है।
पहली तो बातों पर फोकस करिए, जो मैं आपको बात बताता हूं ना उस पर फोकस करा करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये फील करना बहुत जरूरी है कि महसूस करो कि ये एक्चुअली में कोई चीज मैं बता रहा हूं तो क्या बता रहा हूं, क्योंकि जब आप फील कर लोगे ना तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन आप क्या हो ना, रट लोगे तो फिर क्या होगा, 4 दिन बाद आप ये भूल जाओगे कि सर ने क्या बताया था। इसीलिए चीजों को फील करा जाता है, ठीक है। जब फील करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। देखो जैसे चैप्टर पढ़ा दिया गया, जैसे सीक्वेंस पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया, बाइनोमियल भी कल तक खत्म हो जाएगा। तो कई बच्चे क्या सीक्वेंस भूल गए होंगे, लेकिन क्या सारे बच्चे सारी चीज भूल गए होंगे? नहीं, हो सकता हो कई बहुत 80% भूल गए हों, किसी कोई 60% भूल गया हो, और कोई हो सकता केवल 10% भूला हो। तो ये आपकी इंडिविजुअल क्वालिटी है, इस पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए आज मैं और एक आपको डीपीपी दूंगा, इसकी और उसकी क्या नाम है, ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन की डीपीपी दे दीजिए। अभी तो मैं आपको एक और दूंगा 20-25 क्वेश्चन की आज, ठीक है, बाइनोमियल की। हो सकता है उसमें रेशनल टर्म वाले भी क्वेश्चंस हों। चलिए, तो रेशनल टर्म भी आपको समझ में आ गया। एक फॉर्मूला नोट करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं। एनसीआर को हम क्या कुछ लिख सकते हैं? तो एनसीआर को लिख सकते हैं n/r इंटू n-1 CR-, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि n-1 CR-1 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे n-1 अपॉन r-1 n-2 CR-। कुछ समझ में आ रहा है क्या ये कहना चाहता हूं मैं? समझ रहे हो? उससे कम हो रहा है, इससे कम कर लीजिए, और फिर दो दो एक एक कम, मतलब सॉरी, जैसे n और r है ना, तो डिवाइड कर दीजिए, फिर एक एक कम कर लीजिए। चाहो आप लिख सकते हो, फिर इसको लिखना हो तो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए और इससे एक कम करके CR लगा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो जैसे मैं कहूं कि 6C4 लिखा हुआ है, तो मैं इसे चाहूं तो 6/4, और 6 से एक कम करिए 5 आया, और 4 से एक कम करिए कितना आया, 3 आया। तो 6/4 और 5C3 कितना हो जाएगा? 5C3 को लिखना हो तो 5/3 लिखिए और फिर एक एक कम कर लीजिए, तो 4C2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 5/2 हो गया, और 4C2 क्या होगा, 4 × 3/2, तो ये इसके साथ कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए। सॉरी, R-2 नहीं लिखा मैंने, ओफ, R-2 एक एक कम है ना, R-2 कर दिया, धन्यवाद। तो ये चीज याद रखिएगा। अब जैसे कि मैं आपको एक कहूं कि यार मुझे ये बताइए, समेशन R इज रनिंग फ्रॉम 1 से n R इंटू NCR, इसकी वैल्यू चाहिए, R इंटू NCR की। इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी? तो पहले मैं इसको लिखता हूं कि इसकी वैल्यू यदि मुझसे पूछता है कि ये एक्चुअली में क्या होगा, तो पहले हमने कहेंगे भाई समेशन को ब्रेक करते हैं, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस डॉट 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 हमसे n इंटू NCN, ये पूछ रहा है भाई। ये पूछे चाहे ये पूछे, बात एक ही है। यदि मुझसे ये पूछ रहा है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, इसकी वैल्यू। शायद आपके एग्जाम में यही आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 1 इंटू NCN, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3 डॉट 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 n इंटू NCN, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए R बराबर
मैं इस समेशन फॉर्मेट से निकालता हूं। मैं इस एनसीआर को n बाई आर n माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? भाई ये जो एनसीआर है उसे n बाई आर फिर एक एक कम करके लिख दिया मैंने, n माइनस वन सी आर माइनस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके साथ कट जाएगा। समेशन देखो अब n का कोई मतलब नहीं रह गया, समेशन तो किस पर लगा हुआ है, n माइनस वन सी आर माइनस वन पर लगा हुआ। डाल दीजिए वैल्यू, तो r बराबर 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, r बराबर 2 डालेंगे तो c1 n माइनस वन c2 प्लस डॉट 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 n माइनस वन सी n माइनस वन हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू बताइए मुझे जल्दी से, n माइनस वन सी जीरो n माइनस सी वन n माइनस वन सी टू n माइनस वन सी n माइनस वन, इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से, इसकी वैल्यू बताइए जल्दी से। n माइनस वन सी जीरो n माइनस सी वन n माइनस वन सी टू n माइनस वन सी n माइनस वन, इसकी वैल्यू कौन बताएगा मुझे जल्दी फटाफट बता दो। कौन बताएगा? अरे भैया बताओ, जल्दी बताओ। जैसे 5C0 और 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5 की वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5? वो देखो कोई कह रहा 1 होगा, 4C0 4C1 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। अरे NC0 NC1 NC2 प्लस डॉट 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 NCN क्या हो जाएगा 2 की पावर n। अरे अब तो बता दो, अब तो बता दो भैया। 6C0 6C1 6C2 प्लस डॉट डॉट 6C6 क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखो n-1 लिखा है, C0 से शुरू हुआ है और कहां तक गया है n-1 तक, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1 ना, कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1। देखो 5 है और 0 से शुरू हुआ है और 5 तक गया है तो 2 की पावर 5। 4C0 से शुरू हुआ है 4C4 तक गया तो 2 की पावर 4। NC0 NC1 NCN तक गया है तो 2 की पावर n। 6C0 6C1 C6 तक गया है तो 2 की पावर 6। वैसे ही जब ये इस तक गया है 2n-1, तो ये याद रखिएगा कि 1 इंटू NC1 2 इंटू NC2 3 इंटू NC3 प्लस डॉट 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 n इंटू NCN जो होगा वो 2 की पावर n-1 होगा। कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1 होगा, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो, इस तरह की चीजें ज्यादा इरिटेट करती हैं आपको, इस तरह की जब देखते हो ना तो बड़ा ऐसा मतलब डर सा लगता है, कंफ्यूजन होती है, तो ये थोड़ा सा आराम से इसको करना है। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। किसी भी घात के लिए द्विपद प्रमेय। देखो अभी तक जो आप पढ़े थे, अभी तक जो आप पढ़े हो वो क्या पढ़े हो, बाइनोमियल थ्योरम। वहां पर n एक इंटीजर था, मतलब हो नेचुरल नंबर के लिए, मैं इंटीजर सॉरी गलत है, बोलना गलत हुआ, इंटीजर नेचुरल नंबर के लिए था। अभी तक जो आप x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन पढ़ रहे थे वो क्या था, किसके लिए था, नेचुरल नंबर के लिए था। ओके, तो अब जो पढ़ोगे वो किसी भी फ्रैक्शन क्वांटिटी के लिए होगा, किसी भी नेगेटिव के लिए भी होगा, क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे उसमें NC0 पढ़ रहे थे, NC1 पढ़ रहे थे, तो आपको पता है कि NC0 तो यदि n नेगेटिव हो तो वैलिड नहीं होगा, n फ्रैक्शन हो तो भी NC0 वैलिड नहीं होगा। तो अब जो फॉर्मूला पढ़ोगे आप वो कैसे, किसमें पढ़ोगे, वो पढ़ोगे
किसी भी पावर के लिए, चाहे वो निगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, ठीक है, समझ रहे हो, इरेशनल नहीं होनी चाहिए, मतलब अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए पावर, रेशनल होनी चाहिए, कहने का मतलब है क्या होनी चाहिए, रेशनल। एन क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जैसे मैं कहूं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा, देखिए इसमें कुछ जरूरी चीजें भी हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन हम कर सकते हैं जहां पर एन क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन एक और कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, एक और कंडीशन है कि जो ये मॉड एक्स, जो यहां पर एक्स होगा वो मॉड एक्स जो होगा वो -1 से 1 होगा, मतलब एक्स जो होना चाहिए वो -1 से 1 होना चाहिए, तभी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। इसका एक्सपेंशन तभी वैलिड होगा जब आपका एक्स क्या हो, -1 से 1 हो। बेटा एक्स क्या हो आपका, -1 से 1 हो, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन जो भी पढ़ते हैं, एक तो एन बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, और जो ये x होना चाहिए वो -1 से 1 होना चाहिए, ठीक। अब 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा एक और चीज होती है ना, ये इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन ऐसे है। अच्छा कैसे आया है ना, ये उसी फॉर्मूले को ओपन कर दिया गया, उसी फॉर्मूले को ओपन कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। पैटर्न पकड़िएगा, ठीक है, वो जो फॉर्मूला होता है ना NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर NC3, उसी को क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए खोल कर, पर ये इनफाइनाइट तक जाएगा, याद रखिएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 प्लस एन एक्स, फिर देखो क्या हो रहा है एन एन माइनस 1 हो रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर क्या हो रहा है एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगला क्या होगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगला टर्म क्या होगा, जैसे अगला टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। समझ रहे मेरी बात को। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और यदि 1 माइनस एक्स की पावर एन का करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जहां पर एक्स की पावर ऑड है वो नेगेटिव में आएगा, बाकी प्लस वैसे ही आएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे ही, ठीक है, ओके। बाकी चलिए मैं इसके बारे में आपको कल बताता हूं और इस पर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। कल आपको मल्टीनोमियल थ्योरम से कुछ रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा और रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इस पर भी चर्चाएं हम कल करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें बाइनोमियल में, और मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत पहले आए हैं, अभी लेटेस्ट में तो नहीं आए लेकिन आगे आ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। हो सकता हो जितना आप बाइनोमियल पहले जितने भी पूछे गए हैं, ये देखो 2 ही 3 क्वेश्चन आने हैं बाइनोमियल से, हो सकता है कि एकदम नई नई चीज़ें पूछ लें तो पूरा चैप्टर ही बेकार हो जाएगा पढ़ना। इसलिए जो 2-4 चीज़ें बची हैं जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मान लीजिए वही पूछ ली गई तो फिर पूरा चैप्टर तो पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा आपके लिए, वो 2-3 चीज़ों के चक्कर में। तो वो 1-2 घंटे ना आप सोचो कि इसे इग्नोर कर देते हैं, सोचिए जो 5, यदि आपने 8 घंटे बाइनोमियल पढ़ा है तो सारा 8 घंटा बेकार हो जाएगा आपका, यदि आपने केवल 1-2 घंटे और उस एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए नहीं दिए, ठीक है, ठीक। चलो फिर आज की क्लास में इतना ही, अभी थोड़ा सा मेरे
पैर में दर्द भी सही हो गया। अब मत सोचिए मैं लूंगा क्लास, आप परेशान मत हो। यदि मैं नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा क्लास अभी तो उसका कारण है, और ये जेन्युइन कारण है, आप उस पर नहीं हो। ठीक है, फिलहाल तो मुझे तो रेस्ट बोला गया, लेकिन मैं फिर भी आके ले लेता हूँ कि कम से कम आपको, मैं बस इसलिए आता हूँ कि आपको ये ना लगे कि यार जैसे होता ना प्रेशर बढ़ जाता है आपके पास, तो कम से कम स्मूथली सिलेबस तो चल ही रहा है अपना ना, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हो रही हैं वो अलग बात है, पर स्मूथली चैप्टर तो चल रहा है आपको, तो फिर इस आपको कम दबा नहीं होता, नहीं टेंशन हो जाती है, तो वो टेंशन ना हो आपको। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही बेटा, धन्यवाद।